नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आप लोगों को दिक्कत हो रहा था, मुझे भी। तो मैं सोचा कि ऐसे ही ठीक रहेगा। बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। एक्चुअली मुझे भी थोड़ी ना पसंद है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करना। ऐसे में थोड़ा अच्छा भी लगता है। ऐसे तो ऑनलाइन चीज़ ही मुझे अनकंफर्टेबल लगता है थोड़ा, बट ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पिछला क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? डेविड स्कॉट के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्टसन के बारे में। ठीक है। तो डेविड स्कॉट का डेथ होता है 1831 में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट अपॉइंट होते हैं क्रेक्रॉफ्ट। अब क्या होता है देखिए कि अगर मुझसे पूछा जाए, अगर आप मुझसे पूछोगे कि डेविड स्कॉट और रॉबर्टसन में मुझे कौन ज्यादा पसंद है, देखिए अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों ने ही लूटा है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं लूटा है, दोनों ने ही लूटा है। अल्टीमेटली है तो अंग्रेजी लूटेंगे ना, ब्लड में ही है। तो ये चीज अगर मुझसे पूछा जाए ना, तो मुझे रॉबर्टसन थोड़ा सा ज्यादा मतलब पसंद है। क्यों पसंद है आपको बस थोड़ा देर में पता चल जाएगा। ठीक है। उसका थोड़ा सा रिफॉर्म्स वगैरह मुझे बहुत पसंद आया था। बट सबका वही अपना अपना है, आप बताना पढ़ने के बाद आपको कौन सा अच्छा लगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, अब अच्छा से करते हैं। ठीक है। तो डेविड स्कॉट का डेथ होता है 1831 में। अब उनका देहांत हो गया। अब रोते तो नहीं रहेंगे ना, हाँ मर गया यार, मर गया, अब क्या करेंगे? अब किसी को तो भेजना पड़ेगा ना संभालने। तो ढूंढा, क्रेकॉफ को भेजा गया, बोला जाओ देखो, डेविड स्कॉट जी तो मर गए, अब उनका दुख में तो रह नहीं सकते, संभालना तो फिर भी पड़ेगा। तो अब उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बोला तुम ले लो, जाओ। उन्हें क्रेकॉफ को भेज दिया गया। बलि का बकरा मिल गया इन्हें, क्रेकॉफ मिल गया। लेकिन ये है कि इनका नसीब अच्छा या बुरा पता नहीं। तो इन्हें बोला कि जाओ, टेम्पोररी बेसिस पे भेजा गया, ज्यादा दिन के लिए नहीं। ठीक है। टेम्पोररी बेसिस पे मतलब जल्दी आए और जल्दी चले भी गए। ठीक है। तो इनका वो था कहानी, जल्दी आए और जल्दी गए। तो इनका डेविड स्कॉट का जगह पे फिर, क्योंकि वो मर चुके थे, तो उनका जगह पे क्रेकॉफ को भेजा गया एज एन एजेंट टू द गवर्नर जनरल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, और साथ ही रॉन्गपुर का कमिश्नर भी। ठीक है, क्लियर है। अब क्या होता है, क्रैक्रॉफ्ट क्योंकि टेम्पोररी बेसिस पे ही आए थे कुछ समय के लिए। उसके बाद किसे अपॉइंट किया गया? टीसी रॉबर्टसन को अपॉइंट किया गया। ठीक है। टीसी रॉबर्टसन को कब अपॉइंट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 1832 में अपॉइंट किया गया। किस महीना में? अप्रैल महीना में। ठीक है। और वो काम करते हैं अप्रैल 1834 तक। इंटरेस्टिंग है ना, अप्रैल का महीना में ही आए और अप्रैल का महीना तक ही काम किया। ठीक है। 1834 तक 2 साल पूरा पूरी ऑलमोस्ट काम किया इन्होंने। ठीक है। अब उसी काम के दौरान इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किया, क्या काम किया, वही हम इस चैप्टर में जो है बच्चे अच्छे से पढ़ने वाले। ठीक है। ये अप्रैल का महीना मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस महीना से मेरा बहुत यादें जुड़ी, अच्छा बुरा दोनों। क्योंकि एक तो मेरा बर्थडे है इसी महीना में। अब क्या हुआ था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता था ना जिस तारीख को, उसी दिन मेरा बर्थडे भी है। ठीक है। तो 2011 में जीता था। तो उस दिन मेरा पापा ने बोला था कि तेरे को साइकिल गिफ्ट दूंगा, बट क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। अब मेरा पापा बोला कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है, छोड़ो इस साल साइकिल नहीं मिला। उस साल मुझे साइकिल भी नहीं मिला, मुझे उल्लू बना दिया गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये साल बहुत दुखद भरा था, बट कहानी है पार्ट। ठीक है। आपको बस ये चीज मैं क्यों बोला पता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बच्चे ये मतलब बोलते हैं कि सर डेट्स याद नहीं रहता है, कौन सा तारीख में कब क्या हुआ, कौन सा डेट में क्या हुआ, कौन सा ईयर में कब क्या हुआ, ये याद नहीं रहता है। जब आप उस ईयर को या फिर उस पर्टिकुलर डेट को कुछ पर्सनल इवेंट से अगर जोड़ लेते हो ना, तो वो चीजें याद रह जाता है। इसलिए मैं आपको बोला ये वाला कहानी। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दिल में मत ले लेना। चलो। तो 1832 से इन्होंने इनको अपॉइंट किया गया, और ये कब तक काम करते हैं? 1834 अप्रैल के महीना में ही अपॉइंट किया। अप्रैल का महीना 1834 तक उन्होंने काम किया। और ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट और फार साइटेड सिविल सर्वेंट है। अब अच्छे लोगों को ही भेजेंगे ना, अब मेरे जैसा लोगों, मतलब मेरे जैसा नहीं, अब जो फालतू बच्चे होते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं, उन्हें थोड़ी ना बना देंगे ऐसे ही। तो ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब मैंने आपको बार बार समझाया है, कोई भी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर देना। ठीक है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, देखना कि कुछ लोग होते हैं छोटा प्रॉब्लम को भी मतलब रोते रहते हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अरे सर ऐसे ही रोते रहते हैं, बल्कि यूट्यूब में वीडियोस पढ़ा है, साइंस मैथ सबका वीडियो पढ़ा हुआ है, फिर भी नहीं पढ़ते। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। पढ़ोगे नहीं तो कहां से समझ में आएगा? क्लियर बात है। तो प्रॉब्लम का जो है ना, मतलब राय का पहाड़ बना देता है ऐसे ही, कि मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। बट कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर देते हैं। हाँ, नहीं समझ में आ रहा, जल्दी यूट्यूब खोलेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो रॉबर्टसन जो थे, वो कोई भी प्रॉब्लम को मतलब कम टाइम में सॉल्व कर लेते थे, कोई भी डिसीजन जल्दी ले लेते थे। ठीक है। इसलिए ही इन्हें अपॉइंट किया गया था, ऐसे ही जस्टिस को थोड़ी ना भेज देंगे। और फिर ये बहुत एक फार साइटेड सिविल सर्वेंट थे। फार साइटेड इन द सेंस, मैंने ये डेविड स्कॉट भी थे फार साइटेड, और मैंने समझाया भी था, फिर भी समझा देता हूँ। फार साइटेड मतलब दूर का बहुत, मतलब उनको पता था कि दूर का सोच लेना, मतलब ऐसा करने से शायद ऐसा होगा, उनको कॉन्सिक्वेंसेस पता रहता था, और वो बहुत दूर का सोच लेते थे, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है। तो ये इसीलिए इन्हें अपॉइंट किया गया था, रॉबर्टसन को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज टाइम आहूम मोनार्की वाज अगेन रिस्टोर्ड इन अपर असम। अब आप बोलोगे
सर आखिर आप कहना क्या चाहते हो? ठीक है, तो देखो कहना ये चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो चीज है बाद में आने वाला है लेसन में, ठीक है, मैं इसका अच्छा से बनाऊंगा भी, अभी बस आपको एक, नहीं तो आपका माइंड में क्यूरियोसिटी आ जाएगा ना, तो मैं बस एक स्टोरी जैसा बैकग्राउंड में बता देता हूँ क्या हुआ था, कैसे आहूम मोनार्की आया, फिर से राजा कैसे आ गया अपर असम में। एक्चुअली क्या हुआ था, जब डेविड स्कॉट जिंदा थे ना, तो उनका एक ख्वाहिश था, इन्होंने एक प्रपोजल भी दिया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग को, उन्होंने कहा था, एक प्रपोजल दिया था कि अपर असम में ना, अपर असम में क्या करते हैं, एक राजा को मतलब बना देते हैं, अपर असम में राजा बना देते हैं, हम लोग लोअर असम जो है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन अपर असम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे ही नहीं वो, उसमें मतलब क्या करते हैं, बैठा देते हैं किसी राजा को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लोअर असम हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, बट अपर असम को अभी डायरेक्टली कंट्रोल करना रिस्की होगा, हम वहां पे अभी कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वहां कोई राजा को बना देते, वो अपना कंट्रोल करेगा। तो ये डेविड स्कॉट का प्रपोजल था, बट क्या हुआ, उसी समय डेविड स्कॉट का डेथ हो जाता है, ठीक है। अब डेविड स्कॉट का डेथ हो गया, बाद में कौन है, रॉबर्टसन। रॉबर्टसन को भी डेविड स्कॉट का जो आइडिया है वो अच्छा लगा, तो उन्होंने अप्रूवल दे दिया, ठीक है। जैसे ही उन्होंने अप्रूवल दिया, तो फिर क्या होता है, आहूम मोनार्की राजा को बैठा दिया गया। तो फिर जाते हैं, रॉबर्टसन जाते हैं और पुरंदर सिंह जो होते हैं उनसे एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, और उस हिसाब से क्या होता है, ऐसे ही थोड़ी ना राजा बना देगा, पर असम का उसको राजा बना दिया, और बोला कि तुमको साल में मुझे 50,000 रुपया देना पड़ेगा, अगर तुम 50,000 नहीं दे पाओगे तो अपर असम तुम्हारा हाथ से चला जाएगा, हम ले लेंगे फिर। तो ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि तुम्हें साल भर में मुझे 50,000 रुपया देना और तुम राजा बना रहो अपर असम का। लेकिन ब्रिटिश को ये बहुत अच्छा से पता था कि एक टाइम, वो बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी ना सब बताऊंगा कि वो नहीं दे पाएंगे, वो क्या होता है बाद में आपको पता चलेगा, अभी बस इतना याद रख लो कि जैसे रॉबर्टसन आते हैं, एक्चुअली आइडिया डेविड स्कॉट का था, बट रॉबर्टसन जैसे आते हैं आइडिया को अप्रूवल दे देते हैं, और अपर असम में उन्हीं का टाइम पे क्या होता है, अपर असम में आहूम मोनार्की यानी राजा आ जाता है, वो डायरेक्टली कंट्रोल करना नहीं चाहते थे, बिकॉज वहां का लोग अपना पुराना कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा अटैच थे, और उनको पता था कि अगर अब भी डायरेक्टली रूल करेंगे तो मतलब मामला जो है वो बुरा होगा। डेविड स्कॉट को बहुत अच्छा से पता था, इसलिए रॉबर्टसन ने भी कैलकुलेशन वगैरह किया, उन्होंने भी अप्रूवल दे दिया, और ऐसा हुआ, अपर असम में जो है वो राजा कंट्रोल करेंगे, लोअर असम जो है वो अपना ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल करे, बट अपर असम में राजा को बैठा दिया कि तुम्हें बस 50,000 रुपया देना है, ट्रिब्यूट देना है साल में, ठीक है, क्लियर है। ही मेड मेनी रिफॉर्म्स इन असम। रॉबर्टसन आते हैं असम में, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स करते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए, और इसमें से कुछ कुछ रिफॉर्म्स मुझे बहुत पसंद है, इसलिए ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इजी पार्ट है, मैं कहूंगा बहुत समझने में आसान है, बट क्या होता है बुक्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, बट चीजें बहुत आसान है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म्स करते हैं देखना, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे रॉबर्टसन थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। तो रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल, ये तीन ऐसा एरिया था जहां पे रॉबर्टसन ने क्या किया था, रिफॉर्म्स वगैरह किया था। क्या क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आता है रेवेन्यू रिफॉर्म्स, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने का चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ से आता भी है, ठीक है। Revenue, Robertson made the revenue reforms in Assam, imposing land revenue tax on the basis of the quality of land. To stop the operation of the exactions on revenue system was made for fixing the rates on the quality of land and quantity of land, apart from assuring the details of the name and address of the cultivators. ये थोड़ा सा, ये दोनों सेंटेंस जो है मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा गया है, ठीक है, इसको मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ, आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इन्होंने बस यहाँ पे मैं एक चीज समझा देता हूँ, इन्होंने जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स किया था ना, वो बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लैंड किया था, समझा देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या हो रहा था, तो एक फार्मर ले लो, ये रेवेन्यू ऑफिसर, ये रहा रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, ये रेवेन्यू ऑफिसर, और ये रेवेन्यू ऑफिसर का नाम ले लो सागोली, ठीक है, ये रेवेन्यू ऑफिसर का नाम ले लो सागोली। तो रेवेन्यू ऑफिसर है, दो फार्मर रहते हैं, ठीक है, फार्मर ए, ठीक है, फार्मर बी, फार्मर ए और फार्मर बी, ठीक है, दो फार्मर्स रहते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर आते हैं दोनों के पास, ठीक है। अब फार्मर ए जो है, फार्मर ए के पास 5 एकर्स लैंड है, ठीक है, 5 एकर्स ऑफ लैंड। फार्मर बी के पास भी जो है, फार्मर बी के पास भी जो है 5 एकर्स ऑफ लैंड है, ठीक है, दोनों के पास 5-5 एकड़ का लैंड है, ठीक है। डिफरेंस ये है, फार्मर ए का जो लैंड है, फार्मर ए का जो लैंड है वो बहुत अच्छा, उसमें फर्टाइल सॉइल है, ठीक है, फर्टिलिटी वगैरह बहुत अच्छा है, ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ा सा वो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनका जो लैंड है, फार्मर ए का जो लैंड है, उनका जो वो है ना सॉइल वगैरह फर्टाइल है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इनका लैंड से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का। लेकिन फार्मर बी का जो प्रॉब्लम है, सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है, सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है। अब क्योंकि सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है, तो यहाँ प्रोडक्शन भी क्या होगा बेटा, कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, यहाँ प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ये जब रेवेन्यू ऑफिसर आता था ना सागोली, तो सागोली आके फार्मर ए से भी 500 रुपया टैक्स लेता था, फार्मर बी से भी 500 रुपया टैक्स लेता था,
क्या बोला मैंने, फार्मर ए से आके भी कितना लेता था 500 रुपया टैक्स, फार्मर बी से भी आके 500 रुपया टैक्स। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है, क्या ये सही है कि इस बेचारा का तो 5 एकड़ मतलब लैंड है, उसमें ऊपर से सॉइल भी फर्टाइल नहीं है, तो क्रॉप का प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, इसका तो उतना हो ही नहीं रहा है। अब इसका जो इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, इससे भी 500 ले रहे हैं, उससे भी 500 ले रहे हैं, सेम अमाउंट में ले रहे हैं, बल्कि आप देखो कि लैंड का जो क्वालिटी है दोनों का क्या है, सेम तो है नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसका अच्छा है तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इससे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी 500 लेना क्या विलीड लगता है, इससे बेचारा से ये रो रहा है, अभी तो ये रोएगा ना, ये जो है फार्मर भी तो रोएगा ना, तो क्या आपको ये सिस्टम वैलिड लगता है? और रॉबर्टसन को भी वैलिड नहीं लगा, रॉबर्टसन को भी लगा कि ये सही नहीं है, रॉबर्टसन ने फिर दिमाग लगाया, रॉबर्टसन कहते हैं नहीं ये जो सिस्टम करके रखा है, ये जो सिस्टम चल रहा है इसे चेंज करना पड़ेगा। अब रॉबर्टसन ने क्या किया देखो, रॉबर्टसन ने ये सिस्टम बनाया, रॉबर्टसन कहते हैं अब से ऐसा ही होगा, ठीक है, रॉबर्टसन आए, रॉबर्टसन ने बोला कि अगर फार्मर के पास फर्टाइल लैंड है तो उसे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता था, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जो फार्मर है उसके पास अगर फर्टाइल लैंड रहेगा तो उसे हर एक एकड़ का 100 रुपया देना पड़ेगा, और जिस फार्मर के पास बैरन लैंड रहेगा जहां पे प्रोडक्शन वगैरह अच्छा नहीं होगा, ठीक है, वहां पे कितना देना पड़ेगा उन्हें, 50 रुपया पर एकड़ देना पड़ेगा। ये जस्टिफाइड है, बहुत अच्छा है। अब एक कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर मैं पीपीटी तो शेयर करूंगा ही। तो फार्मर ए के पास कितना है, 5 एकड़ फर्टाइल लैंड है और 3 एकड़ बैरन लैंड है, उस हिसाब से मैंने कहा था ना, 1 एकड़ पे कितना लगेगा, 100 रुपया, तो इनके पास 5 एकड़ है फर्टाइल लैंड पे तो 500 रुपया लगा टैक्स। बैरन लैंड जो था इनके पास 3 एकड़ था, तो 1 एकड़ का कितना ले रहा था, 50 रुपया, तो 3 इंटू 50 कर दो 150, टोटल मिला के कितना हो गया बेटा, 650 रुपया टैक्स इसको देना पड़ा फार्मर ए को, जिसका पास मतलब बोल सकते हो कि मोटा मोटी ठीक ठाक है सब कुछ, तो 650 रुपया इनसे टैक्स लिया बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लैंड, ठीक है। अब क्या हुआ, फार्मर बी का देखो बस 2 एकड़ फर्टाइल लैंड है, 1 एकड़ जो है वो बैरन लैंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, टैक्स कैलकुलेट किया गया, टैक्स कैलकुलेट जब किया तो फर्टाइल लैंड जो है वो कितना लगाया था, 100 रुपया पर एकड़ लगाया था ना, तो फर्टाइल लैंड जो है उस पे लगाया गया तुम्हारा 102 है तो 200 हो गया, बैरन लैंड पर 50 लगाया था तो एक ही है इसके पास तो 50 ही हुआ, टोटल करके 250। अब ये ठीक है ना कि इस फार्मर के पास इतना है तो 250 ही देगा, इस फार्मर के पास इतना है तो ये 650 देगा। तो बेस्ड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या किया रॉबर्टसन ने, उनको वो चीज सिस्टम अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने ये कर दिया। मान लो कि अभी रॉबर्टसन नहीं होता, मान लो कि अभी रॉबर्टसन नहीं होता तो ये फार्मर से भी 650 लेते और ये फार्मर से भी 650 लेते, ये जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं था, इसलिए रॉबर्टसन ने क्या कर दिया, पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, ठीक है। रॉबर्टसन ने बोला अब से ऐसे ही होगा, जिसका फार्मर का जितना क्वांटिटी जितना क्वालिटी उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, बिल्कुल अच्छा है। इसलिए मैंने कहा था ना रॉबर्टसन मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, इस रीजन से मैंने कहा था, एक रीजन तो ये है, धीरे धीरे आपको और पता चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तब भी बताना, बट इतना सिंपल वे में मुझे नहीं लगता है कि कोई समझा पाएगा, ठीक है। चलो, तो ये 2 सेंटेंस का जो मतलब है वही था, टू स्टॉप द ऑपरेशन ऑफ एग्जेक्शन ऑन रेवेन्यू। ये देखो ये बहुत क्या होता था ना, एक बहुत टाइप से रेवेन्यू ऑफिसर जो थे ना वो एक्सप्लॉइट किया करते थे फार्मर्स को। मैं आपको समझाऊंगा कुछ कुछ चीजें और इंटरेस्टिंग भी है, कैसे एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर लगेगा। ऑन दिस बेसिस ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ इशुइंग पट्टास टू द कल्टिवेटर्स। अब आपको दिक्कत होगा ये वाला वर्ड में, सर ये पट्टास क्या होता है, सर ये पट्टास क्या होता है। और मैंने आपको कहा था ना कि रेवेन्यू ऑफिसर जो होते थे वो बहुत ज्यादा ऑपरेशन करते थे, बहुत ज्यादा एट्रोसिटी वगैरह करते थे, बहुत डोमिनेट करते थे फार्मर्स को, किस तरह करते थे और ये पट्टा क्यों देना पड़ा ये भी मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। अभी आप समझना अच्छा से, ठीक है। अभी फिर से वो रेवेन्यू ऑफिसर का नाम मैंने क्या कहा था, आई थिंक सागोली कहा था, ठीक है। इस बार एक अलग ले लेते हैं, इस बार एक गाहोरी दे देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ गाहोरी, ठीक है, ये हुआ गाहोरी। रेवेन्यू ऑफिसर का नाम क्या है, गाहोरी। फार्मर के पास आते हैं, फार्मर का नाम ले लो चिंटू, फार्मर का नाम ले लो, चिंटू नहीं मायना, ठीक है, मायना ले लो, ठीक है। तो फार्मर का नाम ले लो मायना और रेवेन्यू ऑफिसर का नाम गाहोरी, ठीक है। अब रेवेन्यू ऑफिसर जो है, रेवेन्यू ऑफिसर फार्मर मायना के पास आते हैं, मायना को बोलते हैं कि तुम इस लैंड में ये जो लैंड है, ये जो लैंड है, इस लैंड में तुम 20 साल से जो है खेती वगैरह कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, लेकिन ये लैंड तो तुम्हारा है ही नहीं, ये लैंड तो तुम्हारा है ही नहीं, कैसे कर रहे हो। अब ये रेवेन्यू ऑफिसर इससे क्या करता था, ब्लैकमेल करता था, ये तुम्हारा लैंड है नहीं, तुम कैसे एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हो, ये तो इलीगल है, ये है वो है, ये बेचारा डर जाता था, बल्कि ये तो बहुत पुराना से इस लैंड पे क्या करे, खेती करे, अब ये भी डर गया, अरे अब क्या होगा, ले लेंगे, तो ये बोलते थे अब तो ये तुम्हारा नहीं है मैं तो ले लूंगा। अब ये रोता था, अब ये रोना शुरू कर देता था,
अभी रोना शुरू कर देता था, ठीक है चिंटू, ओ मैना, मैना रोना शुरू कर देता था, अरे क्या होगा कैसे होगा कि बात करो, मिला लो, तो ये मिला भी लेता था, उसी चक्कर में तो ये था, तो ये मिला लेता था, ये बोलता था ठीक है दे दो, 1,000 रुपया दे दो या 500 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, बिंदास रहो, करो खेती, ठीक है। अब ये बेचारा इसको 500 रुपया देना ही पड़ता था, बल्कि इसका अगर प्रोडक्शन ही होता था, मान लो 600 रुपया का इसका कमाई होता था, तो 500 रुपया इसको दे देना पड़ता था टैक्स। तो देखो एक तरह से ये है कि नहीं, डोमिनेट करना या अत्याचार करना, ठीक है। लेकिन बेचारे के पास ऑप्शन क्या था, अगर इसके पास लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि ये माटी इसका है, तो बेचारा करता क्या। अभी आपका घर में अगर कोई आपको आके बोलेगा कि तुम इस तुम्हारा तो ये घर है ही नहीं, और टैक्स मांगना शुरू करेगा कि तुम्हारा नहीं है ना, टैक्स का छोड़ो, तुम्हारा घर तो ये है ही नहीं, तुम निकलो यहाँ से, तो तुम क्या करोगे, अपना जो लीगल डॉक्यूमेंट है कि ये मेरा घर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये देख लो, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको मिलेगा थप्पड़, ठीक है। तो लेकिन इसके पास बेचारे का पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट था ही नहीं प्रूफ करने के लिए कि ये लैंड इसका है, बल्कि ये सालों से इसी लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा, सालों से इस लैंड में कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसका पास ये लीगल डॉक्यूमेंट कुछ था ही नहीं कि ये प्रूफ कर पाए कि ये माटी इसका है। मान लो कि अब ये आता, गाहौरी आता, तो ये इजीली दिखा देता, इजीली दिखा देता, ये लो क्या चीज का पैसा दूं मैं, क्या चीज का टैक्स दूं, ये लैंड तो मेरा ही है, क्या ब्लैकमेल करोगे तुम। लेकिन क्योंकि इसके पास ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट था नहीं लैंड का, तो ये चांस लेता था, और ये बेचारे को पैसा देना पड़ता था, 500 रुपया ले जाता था। इससे भी क्या होता था, फार्मर्स का जो है ऑपरेशन हो रहा था, फार्मर्स पर अत्याचार हो रहा था, ठीक है, और वो रेवेन्यू ऑफिसर्स कर रहे थे। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और ऐसे तो बहुत तरीका से होता था। अब रॉबर्टसन इसका भी सॉल्यूशन ले आया। रॉबर्टसन बोला हाँ इसका ऑपरेशन इसलिए हो रहा है ना क्योंकि इसके पास लैंड का वो लैंड ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, दे देते हैं, उसका नाम उसने दिया पट्टास, इनको पट्टास दे देते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर आए, फार्मर को बोल दिया, मोइना को बोल दिया, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आए अपना पट्टा दिखा देना, प्रूफ कर देना कि माटी तुम्हारा है, फिर भी अगर मांगे तो मेरे पास आना, उसका नौकरी, ठीक है। बाकी समझ गए ना। तो इसने क्लियर कर दिया, रॉबर्टसन ने क्या करिए, आप एक सिस्टम ले आया पट्टास। अब पट्टास होने का वजह से क्या होता था, अब ये प्रूफ कर पाते थे कि ये लैंड इसका है, और आप बोल सकते हो कि ये जो है ना गाहौरी, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब ये रोएगा, अब और ये हंसेगा, ठीक है, अब ये हंसेगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से कि कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था। और रॉबर्टसन ने जैसे ही पट्टा दे दिया, यानी लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट, अब ये प्रूफ कर पाएगा कि ये लैंड इसका। अब अगर नेक्स्ट टाइम गाहौरी आएगा, दो पैसा दो, अब ये दिखा देगा, लो पट्टा लो, पट्टा लो, पट्टा दिखा देगा, अब ये लैंड मेरा है, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुम्हें। अब समझ में आ गया, अब ये कोई ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा, अत्याचार कर ही नहीं पाएगा, अब ये चुपचाप इसको जाना पड़ेगा। अगर कुछ बोलेगा तो ये सीधा चला जाएगा रॉबर्टसन के पास बोलने, और रॉबर्टसन इसको नौकरी से निकाल देगा, वो तो चाहेगा नहीं। आपको अब क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल से हमको नहीं लगता है कि कोई इतना समझा पाएगा, बट ठीक है। अभी फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, बट मैंने अपना 100% दिया है आपको समझाने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The riots were required to pay in addition to land tax a capitation tax on house in the Kamrup, on hut in Darang and on hat on Nagaon। अब ये समझना क्या था, ठीक है, ये समझ लो क्या था। अब क्या होता था बेटा, सिस्टम ऐसा था, सिस्टम ऐसा था, मान लो ये असम, मान लो ये असम, ठीक है, ये हुआ कामरूप, ये हुआ कामरूप, ये हुआ नौगांव, और ये हुआ दरंग, ठीक है। अब रायट्स हर जगह है, रायट जो है वो हर जगह है, रायट्स हर जगह है, रायट्स हर जगह है, फार्मर्स हर जगह है, रायट्स हर जगह है, ठीक है, पीजेंट्स हर जगह है, रायट्स हर जगह है, हर जगह तो है ना, नौगांव में भी है, यहाँ भी है। मान लो नौगांव में 50 राइट्स है, कामरूप में 60 राइट्स है, और दरांग से 80 राइट्स है। क्लियर है। कामरूप नौगांव में कितना है, 50 है, अलग कलर दे देते हैं, चीजें थोड़ा सा वो है। नौगांव में 50 है, कामरूप में है मान लो 60 है, और दरांग में कितना है, 80 है, ठीक है। और हर जगह राइट्स तो है ही। तो रॉबर्टसन ने ये कहा, रॉबर्टसन ने ये रिफॉर्म लाया कि जो राइट्स है, जो राइट्स है जितना भी है, टोटल कितना हो गया, 50 60, ये हो गया 110, 110 प्लस 80, 190, इतना ही होगा, ठीक है। मैथ्स छोड़ा हुआ बहुत दिन हो गया, तो इधर उधर कैलकुलेशन कभी कभी हो सकता है, ठीक है। तो 190, 190 टोटल 190 राइट्स हुआ, ठीक है। अब 190 राइट्स, 190 राइट से क्या करेंगे, बोलेंगे तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा, हर एक राइट को टैक्स तो देना ही पड़ेगा, कन्फर्म है, तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा। और क्या कर दिया कि लैंड टैक्स जिनका जिनका भी हो, क्या होगा, तुमको लैंड टैक्स तो देना ही है, ये कंपल्सरी कर दिया सबके लिए, 190 राइट को टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें उसमें चेंज कर दिया, और पैसा तो जमा करना है ना। अब मान लो जो कामरूप में है, जो कामरूप में है, जो कामरूप में है, उसे कुछ एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा,
ठीक है। जो कामरूप में है उसे कैपिटेशन टैक्स देना पड़ेगा, कैपिटेशन टैक्स ऑन हाउस। अब देखो हर एक राइट्स के बाद कितना 60 राइट है, तो 60 राइट जो होगा उसके पास एक एक घर भी तो होगा, मतलब 60 घर होगा। 60 घर को बोला कि तुम्हें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा घर का, लैंड तो देना ही है, ये याद रखना है सबको, लैंड का टैक्स देना है, 190 को लैंड टैक्स तो देना ही है। लेकिन जो लोग मतलब मान लो अब यहाँ पे जो राइट्स है, ये जो राइट्स है कामरूप में, इन्हें लैंड टैक्स तो देना ही है, लैंड टैक्स के अलावा इन्हें क्या देना पड़ेगा, जो लोग कामरूप में है उनका जो घर है घर पर टैक्स लगा दिया, ठीक है, कैपिटेशन टैक्स। क्लियर है। अब नौगांव में जो है, नौगांव में हेड टैक्स लगा दिया, हेड टैक्स मतलब हर एक इंडिविजुअल पे, तो यहाँ जो राइट्स है 50, इनको भी लैंड टैक्स देना ही पड़ेगा। लैंड टैक्स के अलावा जो इन्हें क्या देना पड़ेगा, हेड टैक्स। हेड टैक्स मतलब हर एक इंडिविजुअल पे लगता था, एक्यूरेटली अब इसका बताना मुश्किल है, बट हर एक जो इंडिविजुअल पे टैक्स लगता था उसे हेड टैक्स कहा जाता था, तो नौगांव में ये कर दिया। अब बाकी बचा दरांग में, दरांग में 80 थे, दरांग में 80 राइट्स थे। अब 80 राइट्स को क्या है, लैंड टैक्स तो देना ही है, जैसे मैंने कहा ये पूरा एरिया में जितना भी लोग हैं लैंड टैक्स देना ही है, तो इनके लिए भी लैंड टैक्स था कि तुम्हें भी देना ही पड़ेगा। लैंड टैक्स प्लस दरंग में बोल दिया हर्ट टैक्स। हर्ट टैक्स मतलब क्या, ये वाला हर्ट नहीं, ठीक है। तो हर्ट टैक्स मतलब क्या हो गया कि वो जो आप चूल्हा वगैरह होता है ना, पहले के जमाने में देखते हो चूल्हा वगैरह ऐसे, आज भी कहीं कहीं बहुत घरों में ऐसा ही होता है शायद, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। तो इनको चूल्हा वगैरह जो फायर प्लेसेस है वहां पे बोला कि अब मान लीजिए कि 80 है, 80 लोग हैं, तो 80 लोगों के पास 80 चूल्हा तो कौन होगा ही ना अल्टीमेटली, ऐसा थोड़ी ना है कि चूल्हा वगैरह नहीं होगा, खाना तो सबको खाना पड़ेगा, तो 80 लोग हैं तो 80 चूल्हा चूल्हा हो गई, तो उनको हर एक फायर प्लेस पे टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी चूल्हा होगा उतना टैक्स देना पड़ेगा। आपको क्लियर हो गया होगा, देखो कितना माथा लगा है, पता है कि कामरूप में सबके पास घर होगा, घर पे टैक्स लगा है, इसके पास पता है कि दौरान में लोग मतलब वो हो गई फायर प्लेसेस चूल्हा वगैरह हो गई, तो उस पर भी टैक्स लगा दिया, किचन वगैरह हो गई इस पर भी टैक्स लगा दिया। नौगांव में पता है कि मतलब नौगांव में शायद कुछ नहीं होगा, तो हेड टैक्स लगा दिया, हर एक इंडिविजुअल पे टैक्स, मतलब पैसा कमाने का धंधा। लैंड टैक्स तो देना ही है, लैंड टैक्स प्लस यहाँ पे देना पड़ेगा इन लोगों को कैपिटेशन टैक्स, इन लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा क्या, हार्ड टैक्स, और यहाँ पे नौगांव वाले को हेड टैक्स। क्लियर है, समझ में आ गया। तो पैसा कमाने का धंधा था बेसिकली, और कुछ नहीं। मैंने कहा था ना लूटा सबने था, लूटा सबने था, ऐसा नहीं था कि ये थे तो नहीं लूटा था। क्या बोलते हैं, रॉबर्टसन ने नहीं लूटा था, सिर्फ डेविड स्कॉट ने लूटा, रॉबर्टसन भी लूटा, देखा। अब ये सबसे क्या हो रहा था, दिस रिफॉर्म एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस इंक्रीज द ब्रिटिश ट्रेजरी। अब इतना सारा टैक्स लगाएगा, लैंड टैक्स के अलावा किसी को हार्ड टैक्स देना है, किसी को कैपिटेशन टैक्स देना है, किसी को हेड टैक्स देना है, तो उससे क्या हो रहा था, अल्टीमेटली रेवेन्यू तो, पैसा तो आ रहा था ना ब्रिटिश के पास, पूरा पैसा आ रहा था, ठीक है, पैसा ही पैसा, अल्टीमेटली सब गेम पैसा पे ही खत्म होता है। तो इनको भी क्या बोला, ये सब करने के बाद बहुत सारा पैसा जो है वो ब्रिटिश ट्रेजरी में जमा हो गया, पैसा ही आएगा, इतना सारा टैक्स ले, लैंड टैक्स के अलावा इतना सारा टैक्स, तो ब्रिटिश ट्रेजरी पैसा से भरने लगा, ठीक है। और ये रिफॉर्म लाने का एक ये फायदा हुआ। अब मैंने कहा था ना दरंग में जो था वो क्या था, हार्ड टैक्स लगाया था, ये ऐसा होता है चूल्हा। आपको अब बताना कमेंट में कि किसका किसका घर में अभी भी वो पुराना सिस्टम से ऐसे ही खाना वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। तो आप बताना, ऐसा एग्जैक्टली कुछ कुछ स्ट्रक्चर अलग भी रहता है, बट आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में ना वो रोटी वगैरह भी ऊपर में से बनाया जाता है, तो चूल्हा कहते हैं इसे। तो इस पर भी टैक्स लगा दिया था, जिस दरंग में जितना लोग भी फायर प्लेस है जिनका घर में, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। देखो माथा देखो रॉबर्टसन का, पता है कि खाना तो खाएंगे, तो वहाँ पे टैक्स लगा दिया, घर पे लगा दिया, घर तो है ही, घर पे भी टैक्स आ जाएगा। और जब कुछ नहीं मिला तो नौगांव में हेड टैक्स लगा दिया, हर एक इंडिविजुअल पे टैक्स लगा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से एक चीज याद ना, एसर्शन रीजन बेस्ड आ सकता है, इसको एसर्शन दे दिया, इसको रीजन दे दिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब जगह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनता है, मतलब जैसे इसने ये सब क्यों किया था, क्यों किया, ताकि ब्रिटिश ट्रेजरी बने, ब्रिटिश ट्रेजरी में पैसा आए, इसलिए तो किया था ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब टू चेक द कलेक्टर्स ऑफ ऑपरेसिव एग्जेक्शंस, रॉबर्टसन कलेक्टेड डिटेल्स ऑफ द लैंड, हाउस होल्ड, फॉरेस्ट एसेट्रा एंड इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंगली। अब देखिए ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि मतलब ये जो क्या करते थे रेवेन्यू ऑफिसर जो आते थे, ठीक है, ये क्या करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को। अल्टीमेटली आपने देखा, दो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया किस तरह एक्सप्लॉइट किया करते थे। बोलते थे तुम्हारा तो माटी है ही नहीं, तो फिर बोलते थे, क्योंकि अब वो बेचारे के पास प्रूफ भी नहीं था कि कुछ दिखा पाए ना, तो उससे क्या होता था कि पैसा यही सारा ले जाता था, ब्रिटिश ट्रेजरी में भी नहीं आता था, सारा पैसा तो खुद ही रख लेता था। ब्रिटिश भी परेशान आ रहे, इतना सारा टैक्स आना चाहिए, बट सारा पैसा जो है ये रेवेन्यू ऑफिसर ही अपने पास रख लिया करते थे, ठीक है। अब जब पट्टा वगैरह दे दिया, पट्टास दे दिया, लैंड डॉक्यूमेंट वो जो होते हैं उनका लैंड डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिया, अब ये सब के बाद क्या होने लगा कि मतलब ऑपरेशन होना बंद हो गया, अब ये लोग पैसा मार नहीं पाए रेवेन्यू ऑफिसर्स, ठीक है। तो इन्होंने सीधा गया टू चेक द कलेक्टर्स ऑफ ऑपरेसिव एग्जेक्शन, रॉबर्टसन कलेक्टेड डिटेल्स ऑफ द लैंड, हाउस होल्ड, फॉरेस्ट एसेट्रा एंड इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंगली। अब सबका घर कितना है क्या नहीं है, वो सारा एक हिसाब पूरा बना लिया। पहले कोई हिसाब था ही नहीं, किसी का पास 5 घर है उसको पूरा टैक्स दे रहा है, किसी के पास 2 घर है वो भी 5 घर का हिसाब से टैक्स दे रहा है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था ना किसके पास कितना लैंड है, कितना क्या टैक्स कलेक्ट आ रहा है, उससे ब्रिटिश का भी लॉस हो रहा था,
फार्मर्स का भी लॉस हो रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रॉबर्टसन ने ये सब किया और पूरा अब इन्फॉर्मेशन ले लिया। हाँ, इसके पास इतना लैंड है, इसके पास इतना लैंड है, इस लैंड का क्वालिटी ये है, इस लैंड का क्वालिटी ये है, पूरा एड्रेस वगैरह लिख लिया कि इसका, हाँ इस एड्रेस पे ये इतना लैंड है इसके पास, इस एड्रेस पे इसका इतना लैंड है। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर जो है, ब्रिटिश ऑफिसर ज्यादा कुछ मतलब जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो अब एक्सप्लोइट कर ही नहीं पाएंगे। देखो रॉबर्टसन का माथा देखो, अब सबका हिसाब रहेगा ना रॉबर्टसन के पास, हाँ ये इतना है। अगर फिर कोई रेवेन्यू ऑफिसर जाएगा और मान लो जिसके पास 2 एकड़ माटी है उसे 500 रुपया का टैक्स लेगा, बल्कि उसे लेना चाहिए था 100 रुपया। अब रॉबर्टसन पकड़ लेगा, अरे इस एरिया में तो 100 रुपया ही आना चाहिए, तुम 500 रुपया क्यों लिया। ठीक है, अब तो उसके पास पूरा हिसाब है कि किसके पास कितना माटी है, किसके पास कितना, कहाँ पे कितना फॉरेस्ट एरिया है, कहाँ पे कितना क्या है, कितना कितना लैंड में कितना क्वांटिटी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आ गया, सबको पट्टा भी दे दिया, सबका इन्फॉर्मेशन दिया। रॉबर्टसन के पास अब कोई क्या है ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा। अब पूरा चीज एकदम, आज जैसे तुम्हारा पास जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो तो म्यूनिसिपल ऑफिस हर जगह रहता है, पूरा गवर्नमेंट के पास रहता है। ठीक है, तो अब तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है वो भी गवर्नमेंट के पास है, तो कुछ कोई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, वैसे ही उस समय ये कर दिया क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं, इसलिए ऑपरेशन होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। The rights were issued in receipts of the tax paid and copies of all records were to be kept for future reference in collector's office। ये एक एग्जांपल है। और एक थर्ड तरीका से क्या होता था ना, ऑपरेशन होता था। ठीक है, वो भी आपको समझा देता हूँ तो आप और समझ जाओगे अच्छा से। क्या होता था बच्चे, क्या होता था पहले, पहले क्या होता था ना कि मान लीजिए और एक फार्मर, इसका नाम लेते हैं, इसका नाम लेते हैं फिर गाहौरी। ठीक है, ये फार्मर सॉरी रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर, ये रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, अब ये आया एक फार्मर के पास, फार्मर का नाम मान लो बंटी। ठीक है, फार्मर का नाम है बंटी। ठीक है, बंटी के पास आया रेवेन्यू ऑफिसर जिसका नाम क्या था, गाहौरी। गाहौरी आके बोलता है, ओए सुन है, ओए सुन रहा है कि नहीं, तो बंटी तो इसे बोला, ओ भाई पैसा निकल। बंटी बोला ठीक है, कितना टैक्स है, कितना बनता है, बोला 200 रुपया। 200 रुपया टैक्स था, दे दिया बंटी ने, 200 रुपया दे दिया गाहौरी को। ठीक है, 200 रुपया जो है किसको दे दिया बेटा, गाहौरी को दे दिया। खुश गाहौरी। अब गाहौरी नेक्स्ट टाइम फिर आएगा, मान लो 6 महीना बाद आया, 1 साल बाद आया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 6 महीना बाद ही आ गया, 6 महीना बाद फिर टैक्स लेने आया। अब इसको बोला टैक्स दो बेटा, टैक्स दो। तो इसने बोला ठीक है 200 बनता है, 200 दिया। जो होता है एनुअल टैक्स, जो भी होता है क्वार्टरली टैक्स, जो भी बोल लो इसके, मैं तो साल का पकड़ लो। 1 साल बाद फिर आया। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर 1 साल बाद आया, एनुअल टैक्स बोला 200 रुपया। ठीक है, ये फार्मर जो है रेडी था, 200 रुपया बनता है, 200 दिया। लेकिन इस बार रेवेन्यू ऑफिसर बोला, 200 200 दे रहे हो, पिछला बार तो तुमने बस 50 रुपया ही दिया था, पिछला बार तुमने बस मुझे 50 रुपया ही दिया था, बल्कि इसने तो 200 रुपया दिया था। लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर जो है गाहड़ी, ये क्या बोला इस बंटी को, अरे तुमने तो बस मुझे क्या दिया था, 50 रुपया ही दिया था पिछला बार, तो इस बार तो मेरा कितना बनेगा, 350 रुपया दो, 350 रुपया दो। ये बोला नहीं नहीं सर, मैं आपको 200 रुपया ही दिया था, मुझे याद है, आपको याद नहीं होगा। ये बोला ज्यादा मुंह लड़ाते हो, ऑफिसर में मुंह लड़ाते हो, थप्पड़ चाहे देर में घुसा दूं, पिटू। अब इसको बेचारा को डर लग जाता था, अब ये कुछ बोल भी नहीं पाता था। उस हिसाब से ये पूरा पैसा मार लेता था खुद का पॉकेट में, ब्रिटिश ऑफिसर तक भी नहीं पहुंचा था, जितना था 100 रुपया ब्रिटिश को दे दिया जो बनता था। अब 150 रुपया इसने खुद मार लिया, 150 रुपया इसने खुद पॉकेट में रख लिया, मार लिया। ठीक है, उसको झूठ बोल के। अब इस बेचारा करे भी क्या, इसके पास क्या कोई रिसिप्ट था, क्या कोई रिसिप्ट था कि दिखा पाए, क्या कोई रिसिप्ट था कि दिखा पाए कि इसने पिछला बार 200 रुपया दिया था ही नहीं इसके पास रिसिप्ट। तो इसीलिए ये भी ब्लैकमेल इसको करने का चांस मिल जाता था, कोई प्रूफ ही नहीं था इसके पास कि दिखा पाए कि अरे ये तो 200 रुपया था, 200 रुपया आपने लिया था, कोई प्रूफ ही नहीं था। इसलिए इसको चांस मिल जाता था कि अरे आया दोबारा फिर ब्लैकमेल किया। ठीक है, फिर मान लो तीसरा बार आएगा, बोलेगा पिछला बार तुमने नहीं दिया, उस हिसाब से ये बहुत पैसा अपने पास मार लेता था। जैसे आज भी कुछ बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं पेरेंट्स को बोलते हैं कि पापा इस क्लॉथ की लगी से बुक बेटा किताब बेटा कि नहीं, तो अपना 60 रुपीज़ ले जाते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं, मान लो बुक का दाम अगर 60 है तो पेरेंट्स से मांगे 500 रुपया, बोलेंगे बुक तो है 400 रुपया ले लिया, पेरेंट्स को उल्लू बना दिया, बल्कि था 60 रुपया का। अब आप मार लोगे, जिस दिन पेरेंट्स रिसिप्ट पूछ दे तब आपका जो है पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ क्या होता था, बच्चा इसके पास रिसिप्ट था ही नहीं कि दिखा पाए कि पिछला बार मैंने 200 रुपया दिया है। अब आपका कोई दोस्त होता होगा, बहुत सिंपल है, आपका कोई दोस्त है, आपने उसको 10 रुपया दिया, अब वो 2 महीना बाद बोलेगा कि आपको दिया ही नहीं था पैसा। अरे तब आपका माथा खराब हो जाएगा, कैसे नहीं दिया था, कैसे नहीं दिया, तो उससे तो आप जुबान लुड़ा भी लोगे, एक ऑफिसर से करा पाओगे नहीं। ऐसे ही ऑफिसर जो क्या करता था, पैसा हक्का इसका मार लेता था, बहुत एक्सप्लॉइट किया करता था, क्योंकि इस बेचारे के पास रिसिप्ट था ही नहीं। रॉबर्टसन हमेशा, इसलिए मैं बताया ना रॉबर्टसन मुझे बहुत पसंद है। रॉबर्टसन क्या किया, इसका भी वो निकाल लिया, एक सोल्यूशन निकाल लिया। रॉबर्टसन बोला मेरे पास सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है ना। रॉबर्टसन ने क्या किया, अब इसको रिसिप्ट देना शुरू कर दिया। अब ये जो रिसिप्ट है, अब जैसे ही रेवेन्यू ऑफिसर आएगा
रेवेन्यू ऑफिसर आएगा, रेवेन्यू ऑफिसर आएगा, अब ये 200 रुपया का रिसिप्ट इसको काट के दे देगा। ये 200 रुपया दिया, 200 रुपया दिया। अब वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो जाके फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे क्या करेगा, ये 200 रुपये का रिसिप्ट जमा करेगा। मतलब अब वहां भी 200 रुपया जमा रहेगा, यहाँ भी 200 रुपया जमा रहेगा। अब ये कुछ पैसा मार ही नहीं पाएगा। अगला बार आएगा बोलेगा, इस बार अगला बार आएगा तो बोल ही नहीं पाएगा ना कि दिया नहीं था, वो दिखा देगा ये लो 200 रुपया का रिसिप्ट दिया था। फिर भी अगर करेगा तो ये जाके कंप्लेन कर देगा, तो इसका हालत फिर गया। ठीक है, तो अब ये पैसा मार ही नहीं सकता था। अब जो है 200 रुपया का जो रिसिप्ट था वैसे ही रह जाता था। ठीक है, तो इसे रिसिप्ट वगैरह दे दिया करता था। इससे क्या हो गया, एक्सप्लॉयटेशन कम हुआ फार्मर्स का। क्लियर है, समझ में आ गया? आई थिंक आ ही गया होगा। चलिए अब क्या होता है, तो वही बात, राइट्स वर इशूड, रिसीप्ट्स ऑफ द टैक्सेस पेड एंड कॉपीज ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स वर केप्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस इन कलेक्टर्स ऑफिस। तो कलेक्टर ऑफिस में भी जो है रिसिप्ट वगैरह रख दिया करता ताकि फिर से कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। फिर भी समझ में नहीं आया तो बोलना, मैं और एक वीडियो में एग्जाम्पल से अच्छा से समझा दूंगा। आई थिंक आपको आ ही गया होगा। In trying cases relating to land, the junior revenue officers could settle mere petty cases, but without the permission of the collector, they were strictly prohibited from inflicting time or any other punishment. अब क्या होता था, कोई भी अगर लैंड डिस्प्यूट होता था, कोई भी लैंड डिस्प्यूट होता था, मतलब कोई भी छोटा मोटा डिस्प्यूट हो गया, छोटा मोटा मतलब, तो वो जो है जूनियर रेवेन्यू ऑफिसर मतलब सेटल कर सकता था। कोई भी अगर मान लीजिए कि एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है और दो लोग झगड़ा कर लिया, दो लोग आसपास में झगड़ा कर लिया, ये मेरा है ये मेरा है, तो वो जो छोटा मोटा केस होते हैं ना, वो क्या होगा, जूनियर रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो सेटल कर लेगा, उन दोनों में सेटल करवा देगा। ठीक है, बट जूनियर ऑफिसर का, जूनियर रेवेन्यू ऑफिसर का ये बिल्कुल भी मतलब बोल सकते हो कि बिल्कुल भी उनका दायरा में नहीं था, बिल्कुल भी जुरिस्डिक्शन में नहीं था कि वो किसी को पनिश कर पाए, किसी को पनिश कर पाए, या फिर मान लो किसी को बहुत हार्श पनिशमेंट दे पाए, अनटिल एंड अनलेस उसके पास क्या हो, कलेक्टर का परमिशन हो। जब तक वो कलेक्टर का परमिशन नहीं लेंगे तब तक वो कोई भी मतलब पनिशमेंट किसी को भी नहीं दे सकते। मान लो कि जो जेल में घुसा दिया, कुछ कर दिया, ऐसा टाइप का पनिशमेंट जो है वो जूनियर रेवेन्यू ऑफिसर नहीं दे सकते हैं। हाँ दे पाएंगे, लेकिन उसको किसका परमिशन चाहिए होगा, कलेक्टर का परमिशन। ठीक है, अगर अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि अगर दो लोग झगड़ा किया, सिंपल में समझा, दो लोग झगड़ा किया, अब दो लोग का झगड़ा वो लोग सेटल करा सकता है जूनियर रेवेन्यू ऑफिसर। हाँ हाँ भाई लोग, तुम लोग अपना अपना मिलो, सब हम ही हिंदी चिनी सब भाई भाई ऐसा बोल के, ठीक है भाई भाई हम लोग, यार क्या झगड़ा करते हो, एंजॉय करो ना, एक साथ रहो, तो सेटल करा दिया। मान लो सेटल नहीं हुआ, मान लो सेटल नहीं हुआ, तो ये मतलब क्या कर सकता है, पनिशमेंट नहीं दे सकता है, पनिशमेंट नहीं दे सकता है। हाँ दे पाएगा, लेकिन उसको किसका पनिशमेंट, पहले परमिशन चाहिए होगा, कलेक्टर का परमिशन चाहिए होगा, तभी दे पाएगा, नहीं तो वो कोई भी पनिशमेंट नहीं दे पाएगा अनटिल एंड अनलेस ही हैज द परमिशन ऑफ कलेक्टर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। रॉबर्टसन रेवेन्यू रिफॉर्म्स वेर बेनिफिशियल टू द राइट्स। हाँ ऑफ कोर्स, इसका जितना भी रेवेन्यू रिफॉर्म्स था देख लो, पट्टास देने से लेके, रिसिप्ट देने से लेके, सब कुछ जितना भी इसने किया, लैंड जो रेवेन्यू जो लेगा वो क्वालिटी और क्वांटिटी का हिसाब से लिया जाएगा। ठीक है, तो वो कितना मतलब बेनिफिट किया राइट्स को। इसलिए मैं कह रहा था ना कि मतलब मुझे रॉबर्टसन बहुत पसंद है। अब कोई भी अगर रेवेन्यू ऑफिसर बीच में पैसा मारने का कोशिश करेगा, या फार्मर्स का भी हक का हो या फिर खुद इसका हो, तो फिर मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का भी अगर पैसा मारने का कोशिश करेगा तो सीधा बोलेगा यू आर फायर्ड, एक्चुअली रेवेन्यू ऑफिसर ये यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सीधा फायर कर देगा। ठीक है, अगर उसके पास प्रूफ मिलेगा। अब तो पूरा हो गया, रिसिप्ट दे दिया, पट्टास दे दिया, लैंड और उसका हिसाब से पूरा सबका इन्फॉर्मेशन रख लिया, कलेक्टर ऑफिस में भी रहेगा, कोई अब हक का पैसा किसी का मार ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या किया, तो इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड रॉबर्टसन डिवाइडेड असम इनटू 5 डिस्ट्रिक्ट्स एंड ईच डिस्ट्रिक्ट वाज प्लेस्ड अंडर वन ब्रिटिश ऑफिसर। तो क्या किया, असम को जो है बेटा, असम को है, समझा देता हूँ ये, असम को जो है, असम को 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 और 5, 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, और 5 डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर दे दिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर दे दिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर दे दिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या बेटा, एक ऑफिसर दे दिया, मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट 5 ऑफिसर। ये ब्रिटिश ऑफिसर का प्रिंसिपल असिस्टेंट कहा जाता था, याद रखना। ये ब्रिटिश ऑफिसर को ही प्रिंसिपल असिस्टेंट क्या करता था बेटा, कहा जाता था। इन्हें डेजिग्नेट किया गया था एज ए प्रिंसिपल असिस्टेंट, इनका नाम ही था। ठीक है, प्रिंसिपल असिस्टेंट कहा जाता था। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को कौन संभालेगा, प्रिंसिपल असिस्टेंट। हर एक डिस्ट्रिक्ट को, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी मत होना, इस ब्रिटिश ऑफिसर को ही प्रिंसिपल असिस्टेंट कहा जाता था। ठीक है, ये बहुत सारे बुक में मैंने चेक भी किया है, ये एक्चुअली था कंफ्यूजिंग वे में लिखा गया, बट ये जो ब्रिटिश ऑफिसर था इसी को डेजिग्नेट किया गया था प्रिंसिपल असिस्टेंट। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि ये ऑफिसर ही क्या था, प्रिंसिपल असिस्टेंट। जैसे आज हम क्या बोलते हैं, आईएएस आईपीएस ऐसा बोलते हैं ना, तो उस समय प्रिंसिपल असिस्टेंट। ठीक है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को किसका अंडर में दे दिया, प्रिंसिपल असिस्टेंट, प्रिंसिपल असिस्टेंट, प्रिंसिपल असिस्टेंट, मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट 5 प्रिंसिपल असिस्टेंट। और ये प्रिंसिपल असिस्टेंट जो होंगे वो क्या होंगे, जज भी होंगे, मैजिस्ट्रेट भी होंगे और कलेक्टर भी होंगे। क्लियर है, मतलब इनका
बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एक तो उनको संभालना था, डिस्ट्रिक्ट वगैरह एडमिनिस्ट्रेटिव संभालना ही था, ऊपर से इनको एज ए जज, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर का रोल भी निभाना था, जो आज नहीं होता। आज तो बस एडमिनिस्ट्रेशन संभालना होता है आईएएस आईपीएस को, बट उस समय देखो इन्हें जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर का रोल भी निभाना था, प्लस डिस्ट्रिक्ट भी संभालना था। ठीक है, अब इनको हेल्प करने के लिए क्या किया गया था बेटा, मैं एक बार मिटा देता हूँ ये, ठीक है, एक बार मिटा देता हूँ। कहाँ गया ये, अरे ये सब में यही प्रॉब्लम होता है। हाँ चलो, तो अब क्या हुआ था बेटा, इनको हेल्प करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए किसका यही हुआ था, असिस्टेंट ऑफिसर। ठीक है, तो अब आपको समझ में हो गया होगा, 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रिंसिपल असिस्टेंट, और 5 प्रिंसिपल असिस्टेंट को असिस्ट करने के लिए कौन रहेगा, असिस्टेंट ऑफिसर, मतलब 5 असिस्टेंट ऑफिसर। ठीक है, 5 असिस्टेंट ऑफिसर, 5 प्रिंसिपल असिस्टेंट रहेगा हर एक, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्ट को बांटा था, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रिंसिपल असिस्टेंट, और उसको हेल्प करने के लिए कौन रखा गया, असिस्टेंट ऑफिसर। क्लियर है, ये एग्जाम में जरूर लिख देना, ये 3 पॉइंट बिल्कुल मत भूलना, ऐसे ही लिखना है एज इट इज। ठीक है, चलो कुछ कुछ चीजें आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, मतलब इसमें मेमोराइज करने लायक तो कोई चीज है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा तो आप इजिली लिख दोगे। ठीक है, बट एग्जाम में मैं बोलूंगा ना, ये क्या होगा कि कभी कभी हो सकता है कि कुछ टीचर को ये कंफ्यूजन हो, ये सब हो, तो जैसा यहाँ पे है वैसा ही लिखना। ठीक है, शायद किसी को पता ना हो कि ये ब्रिटिश ऑफिसर को ही ये कहा जाता था। ठीक है, शायद मे बी, बट मुझे लगता है उन्हें पता तो होना ही चाहिए, बट अगर ना हो तो फिर रिस्क क्यों लेना है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही कर देना, क्योंकि बहुत किताबों में क्या कोई कंफ्यूजिंग वे में लिखा गया, और आसाम हिस्ट्री का क्या प्रॉब्लम है कि बहुत लिमिटेड डिटेल्स है, तो एक्यूरेटली बताना किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो बट ये एक आइडिया है, बट आप जब एग्जाम में लिखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही लिखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट अपार्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल असिस्टेंट कोर्ट, 2 लोअर कोर्ट्स वर स्टैब्लिश, द मुंसिफ कोर्ट एंड द पंचायत कोर्ट। अब क्या होता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में तो क्या हो गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल असिस्टेंट कोर्ट तो रहेगा ही। ठीक है, प्रिंसिपल असिस्टेंट कोर्ट तो रहेगा ही, उसके अलावा 2 लोअर कोर्ट्स रहेगा। एक का नाम क्या था, मुंसिफ कोर्ट, एक का नाम था पंचायत कोर्ट। ठीक है, पंचायत कोर्ट। तो हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि 5 डिस्ट्रिक्ट था, 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 4 और डिस्ट्रिक्ट 5। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 1, डिस्ट्रिक्ट 2, डिस्ट्रिक्ट 3, डिस्ट्रिक्ट 4, डिस्ट्रिक्ट 5। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या रहेगा, एक प्रिंसिपल असिस्टेंट का कोर्ट तो रहेगा ही, ऊपर से यहाँ क्या रहेगा, 2 लोअर कोर्ट रहेगा। एक कोर्ट का नाम रहेगा मुंसिफ कोर्ट, एक का नाम रहेगा पंचायत कोर्ट। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ भी क्या रहेगा, प्रिंसिपल असिस्टेंट कोर्ट रहेगा ही, ऊपर से एक रहेगा मुंसिफ कोर्ट, एक रहेगा पंचायत कोर्ट। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये रहेगा। ठीक है, तो वही बोला है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रिंसिपल कोर्ट तो रहेगा ही, ऊपर से एक मुंसिफ कोर्ट भी रहेगा, एक पंचायत कोर्ट भी रहेगा। क्लियर है। द प्रिंसिपल असिस्टेंट वाज टू ट्राई क्रिमिनल केसेस विद द हेल्प ऑफ जूरी। तो जूरी का हेल्प से क्या करेगा, प्रिंसिपल असिस्टेंट जो है वो क्रिमिनल केसेस वगैरह वो करेगा, मतलब ट्राई करेगा। आप आपको बताना होगा जूरी का मतलब क्या है, पता होना चाहिए। नहीं है तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट सेक्शन में, बट आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जूरी का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल असिस्टेंट जो है वो जूरी के हेल्प से क्या करेंगे, क्रिमिनल केसेस वगैरह ट्राई करेंगे। क्लियर है। मैटर्स ऑफ सीरियस केसेस वेयर टू बी इन्फॉर्म टू द कमिश्नर। जो भी सीरियस केसेस है वो सीधा कमिश्नर को बताया जाएगा। ठीक है, जितना भी ज्यादा सीरियस केस है, मान लो ये पागल हो गया, 10-15 लोग को मारना पीटना शुरू कर दिया, कुछ भी हो रहा है, मतलब एक साइको हो गया, वो 10-15 लोगों को मारते मारते जा रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस केस कुछ हुआ, या बहुत ज्यादा बड़ा डिस्प्यूट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा ऐसा कुछ, तो वो जब वो सब जो मैटर है वो सीधा क्या करेंगे, कमिश्नर ही संभालेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। Civil Panchayat Court at Guwahati and Municipal Court were set up at Saridwar, Naudwar, Biswanath and Nagaon to make judicial system easier during the time of Robertson। अब क्या हुआ था, सारा सिविल पंचायत कोर्ट को कहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया गया, गुवाहाटी, और मुंसिफ कोर्ट को कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था, सॉइडवार, नोएडवार, बिस्वनाथ एंड नौगांव, टू मेक जुडिशियल सिस्टम इजियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रॉबर्टसन। तो जुडिशियल सिस्टम इजी करने के लिए रॉबर्टसन के टाइम में क्या कर दिया गया, गुवाहाटी में सारा सिविल पंचायत कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट हुआ, और मुंसिफ कोर्ट जो है वो सोइदवार, नोएडवार, बिस्वनाथ और नौगांव में स्टेब्लिश कर दिया गया। क्यों, ताकि जुडिशियल सिस्टम जो है वो और ज्यादा अच्छा हो पाए, इजी हो पाए, सिस्टम जो है अच्छा से काम कर पाए। मान लीजिए मेरा एक परसेप्शन, मेरा एक जो स्पेक्यूलेशन है, जो एक आइडिया है, शायद ऐसा हुआ होगा कि मान लीजिए कभी कभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या कहा था, एक पंचायत कोर्ट था। अब क्या होता होगा, मान लीजिए कभी वहाँ पे जस्टिस नहीं मिला, कभी वहाँ पे एक बोल सकते हो कि जो लोकल कुछ झगड़ा हुआ होगा एंड जस्टिस नहीं मिला, तो वो लोग हो सकता है फिर जो गुवाहाटी में जितना भी सिविल पंचायत कोर्ट है वो लोग फिर से चेक करेंगे वो केस को, शायद ऐसे इसीलिए भी ये जुडिशियल सिस्टम इजी हो गया होगा और अच्छा हो गया होगा काम करने के लिए। तो शायद ये मेरा एक स्पेक्यूलेशन है, मे बी यस मे बी नो, बट एक जस्ट आइडिया क्यों शायद इसलिए किया होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो पार्ट है यहाँ ही खत्म होता है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, हाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि ये जो प्रिंसिपल असिस्टेंट है ना, इनका इनका जो डिस्ट्रिक्ट को संभालने उस समय इनका सैलरी बस 1000 रुपया था।
और असिस्टेंट ऑफिसर था ना, इनका सैलरी बस 500 रुपया था। जस्ट इमेजिन, आजकल का स्कूल का फीस ही रहता है शायद 2,000 का ऊपर, 3,000 का ऊपर। तो इनका तो सैलरी उस समय हुआ करता था प्रिंसिपल असिस्टेंट का 1,000 रुपया, असिस्टेंट ऑफिसर का बस 500 रुपया। ये रियलिटी था, आप कहीं भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कभी, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। एंड आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं मतलब टाइम से वीडियो ला नहीं पा रहा हूँ, बट आप भी इसको समझिए। क्या होता है कि मतलब क्या ही बोलूँ, मैं भी चाहता हूँ कि सब कुछ स्टूडियो वगैरह जल्दी सेटअप हो जाए, बट वही है कि टाइम से कुछ भी नहीं हो पा रहा, जो मैं चाह रहा हूँ ना वो हो नहीं पा रहा है। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि टाइम पर सब कुछ हो जाए। और आप लोग जब 10 में जाओगे, इस साल मेरे बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो, मैंने बहुत प्लानिंग भी किया है कैसे कैसे क्या किया जाए। 10 में आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 में मैं बैचेस भी लॉन्च करने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट जो चाहते हैं वो रह सकते हैं, कुछ नहीं है, यूट्यूब में वीडियोस मिलते ही रहेगा, आते ही रहेगा। ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या डिफरेंस होने वाला है, क्या होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑफलाइन में एक चीज़ होता है कि ऑफलाइन में जो एनवायरनमेंट मैं क्रिएट करता हूँ वो कभी भी ऑनलाइन में मैं क्रिएट नहीं कर पाता। क्योंकि एक तो एक वो होता है कि बोल सकते हो ना, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे भी, बिकॉज इट इज़ जस्ट 3 मंथ्स। और एक ऐसा लड़का के लिए जो 4 साल से ना फेसबुक ना मतलब इंस्टाग्राम, इतना कोई सोशल मीडिया से एक्टिव नहीं था, क्यों नहीं था मैं आपको बताऊंगा कभी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उस रीज़न से भी नहीं हो पाता है। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मतलब जल्दी से जल्दी मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँ, ये ऑनलाइन मीडियम से होना ही पड़ेगा एक टाइम पे तो। बट आई थिंक यू आर लाइकिंग माई वीडियो, और इतना प्यारा कमेंट्स कर रहे हो तो वो भी एक एनर्जी देता है। आई थिंक आपको पसंद तो आ ही रहा होगा, ठीक है। मैं अपना तरफ से तो लेवल बेस्ट दे रहा हूँ। अगर कभी कुछ समझ में ना आए, क्योंकि अभी मेरे लिए भी नया है, ऑफलाइन में तो एक चुटकी में मैं समझा देता हूँ, बट ऑनलाइन में वही कभी रिपीटेशन होता है, कभी हो सकता है कुछ इधर उधर गलती हो जाए, तो मैं बता भी देता हूँ आई थिंक कमेंट में, तो यू कैन ऑल्सो पॉइंट मी आउट। बट आई थिंक मेरे से कोई गलती होना तो नहीं चाहिए, मैं चेक तो करता हूँ। बट एक दो बार अगर हो जाए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड। नया साल में मतलब नया साल क्या, अभी तो हो ही गया, तो क्लास 10 में तुम लोग जाने वाले हो, अच्छे से एग्जाम दो, पढ़ो, और मेरे साथ कनेक्टेड। मैं पकड़ के तो रख नहीं सकता, तो अगर मन हो तो कनेक्टेड रहना, नहीं हो तो क्या ही करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। गुड नाइट सभी।